डिंडोर, श्री राम प्रसाद डिंडोर, माननीय सभापति महोदय, आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें हम खास तौर से जो निरोगी राजस्थान उन्होंने संकल्प लिया है, उसके अंदर खास तौर से हमारे हॉस्पिटलों में या तो डॉक्टर्स नहीं हैं या डॉक्टर्स हैं तो प्राइवेट क्लिनिक, अपनी खुद की प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इसलिए उन पे जिस तरह से विद्यालयों में अध्यापक ट्यूशन करते हैं तो उस पर प्रतिबंध है, तो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जो प्राइवेट क्लिनिक खोल के जो कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये हमारा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन है। और शिक्षा में जो नो बैग डे घोषित किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन उस नो बैग डे जो शनिवार को है उसमें शेड्यूल एरिया में जो संस्कृति, इतिहास और अनुसूचित क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची है उस संबंध में उसकी जानकारी दी जाए। और ये जो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हम उस इलाके से आए हैं जहां अनुसूचित जनजाति, एससी और गरीब लोग, उनकी जो दुकानें हैं, उनकी दुकानें उसमें क्या माल है, ये खास तौर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी दुकानों के अंदर मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं या बिल्डिंग वर्क करते हैं, जो भी करते हैं उनकी दुकानों में। दूसरा होता है जो छोटी मोटी उनके जो ज़मीनें हैं उस पर जो पैदा करते हैं, वो पैदा करते हैं तो पैदा होते ही उसमें कितनी मेहनत पड़ती है, क्या नहीं पड़ता है, वो काश्तकार जानता है। लेकिन उसको तुरंत बाजार में ले जाके बेचना पड़ता है और उस वक्त उसका जो कीमत करते हैं अध्यक्ष महोदय, वो कीमत हमारे चाहे मजदूरी हो, उसकी दुकान में जो सामान है उसकी कीमत कोई और करता है। हम जो मजदूर हैं तो उसको कहा गया रोजगार गारंटी के अंदर भी यदि 200 रुपया आपकी मजदूरी मिनिमम वेजेस है, फिर भी वहां 200 रुपये नहीं दिए जाते हैं, वहां उसको 100 रुपये मिलेंगे। जब 100 रुपये मिलेंगे तो वहां यदि ये स्थिति है तो जहां बाजार में या कहीं भी काम करेगा, क्योंकि उसका ज़्यादातर अपना मजदूरी में और मेहनत कर जो किसानी करता है उसमें समय निकलता है, तो वहाँ उसको जो मजदूरी मिलती है वो सामने वाला तय करता है। और जो अनाज पैदा करता है उसका भी कोई भाव व्यापारी करता है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जब ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे अंदर जो दुकानें हैं, हमारी जो दुकानें उसके अंदर मजदूरी और मेहनत करके जो अनाज पैदा करता है उसकी कीमत कोई और करता है, तो उस इलाके में जब कीमत ही और करता है तो हमारा कभी भी ऊपर नहीं आ सकते हैं। इसलिए मैं खास तौर से ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसे पीडब्ल्यूडी के अंदर जो वर्क चार्ज होते हैं, उन वर्क चार्ज का भी कम से कम दिन का 900,000 रुपया होता है। और यह जो हमारे अंदर हमारी मजदूरी कोई और तय कर रहा है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का अवगत कराना चाहता हूं कि कम से कम मजदूरी 700-800 रुपया तो मिलनी ही चाहिए, तभी जाके उनकी हालात में परिवर्तन हो सकता है, उनके परिवार का गुजारा हो सकता है, बाकी किसी सूरत में संभव नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, खास तौर से ये जो हमारा निवेदन है आपसे, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमारे जो 5वीं अनुसूची के अंदर जो प्रश्न उसमें बोला गया है कि अक्षरशः लागू है,
लेकिन ये टीएससी हमको ऐसा लगता है उसको गुलाम बना रखी है, गुलाम बनाई हुई है। तो उसको मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि जो टीएससी है, जनजाति जो सलाहकार परिषद है, उसको गुलामी से मुक्त करो। तो कम से कम उस शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासियों का कैसे विकास हो, कैसे किया जाए, उनका आर्थिक सुधार, आर्थिक जो उनका है वो कैसे उनके बदलाव आए, इसके लिए मैं खास तौर से कहना ये चाहता हूं। इसलिए जो ये 5वीं अनुसूची जब अक्षरता लागू है तो हमारे जो बेरोजगार हैं उस शेड्यूल एरिया के अंदर वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लगेंगे तो नौकरी पे लगे तो बेरोजगारी खत्म होगी। और हम चाहते हैं कि हम कभी से सुना है कि 1969 में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुआ, रामकृपाल बिहार सरकार, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हुए हैं, समता जजमेंट 1997, ऐसे जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो फैसले हमारी टीएससी ने आज तक उस पर विचार ही नहीं किया और आज तक शेड्यूल एरिया में उस संबंध में कोई सोचा नहीं गया। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी टीएससी है उसको मुक्त करें और यह जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है शेड्यूल एरिया में पूरी तरह से लागू किया जाए। और मैं खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में यह कहना चाहता हूं कि ये निरोगी राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जो ओलंपिक में खेलेगा और मेडल मिलेगा उसको 75 लाख से 3 करोड़ बढ़ा दिया गया है। लेकिन हमारे उस इलाके में एक लेम्बाराम करके हैं, वो लेम्बाराम अर्जुन विजेता, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और ओलंपिक पदक भी मिल चुका है। ऐसे लेम्बाराम को आज दर दर की ठोकरें खाके वो इलाज के लिए कर रहा है। तो ये जो स्थिति है, इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो हालत बने हुए उसको सुधारा जाए। और खास तौर से शेड्यूल एरिया के अंदर हम कहना चाहते हैं सन 1913 के अंदर जो मानगढ़ कांड हुआ, अध्यक्ष महोदय मानगढ़ कांड हुआ, उसमें निहत्थे आदिवासियों को और निहत्थे आदिवासियों पर गोली चलाई और 1500 से ऊपर आदिवासियों को मारा गया। उस वक्त उनका गुनाह इतना ही था कि हमारा विकास कैसे हो, हमारा जो शोषण हो रहा है उसको रोका जाए, उसके लिए वहां इकट्ठे हुए थे, न कि कोई और कारण से। लेकिन उस वक्त उनको गोलियों से भून दिया गया और आज तक कहीं भी पुस्तकों में, ये इतिहास में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है कि वहां मानगढ़ कांड हुआ भी था। और लेकिन पिछली सरकारों में कुछ ऐसा किया गया है। लेकिन हम खास तौर से उस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि मानगढ़ का कांड जो हुआ वो हुआ क्यों, क्या थी आदिवासियों की मांग, वो आदिवासियों की मांग क्या थी, उस मांग पे गहन अध्ययन करके हम जो बात उठा रहे हैं आपके माध्यम से कि उनकी मांग थी, भील प्रदेश की मांग थी, ऊपरी सभ्यता की मांग थी, ये 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग थी। उस वक्त हमारे जो गुरु गोविंद थे, वो संत थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, वो ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, 5वीं अनुसूची नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने साफ ये कहा था कि नेस्ती ऊंच थाएगा ने ऊंचनी नेस थाएगा, ने मांझे मेले मणेगा ने काटजा वाला मणेगा। ये जो उनका थीम था वही हम ये समझते हैं कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची है। तो उसको अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो उस पर विशेष ध्यान दे करके उस इलाके के लिए काम करेंगे। यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूँ। जय जोहार।